गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स की फोर्थ यूनिट का सेकंड टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक के बारे में जितना हम डिस्कस कर सकते हैं उतना कम है, क्योंकि ये आज का बिल्कुल कह सकते हैं कि बर्निंग इशू है। और इस पे सिर्फ बात बात करने से कुछ नहीं होगा, इस पे जो है काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल है ये दोनों चीज़ और इंटरडिपेंडेंट है ये। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज दोनों में गहरा रिलेशनशिप है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप से इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, आज वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और इन्वायरमेंट के हिसाब से जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है उनको थोड़ा एनालाइज करने की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने लिखा हुआ है पहले, द क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट important environmental issues that confront the human beings both in the developed and developing countries. The issue is that the various economic activities by the people, especially the burning of fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas, and various productive activity is likely to disturb the planet's heat and radiation balance. इन्होंने कहा है कि भाई जो हमारे फॉसल फ्यूल्स है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उसको जब हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं फैक्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं और, जब उसको हम यूज करते हैं, उसको जलाते हैं, जैसे कि कोयला हमने यूज किया इंडस्ट्री में, पेट्रोल हमने यूज किया बाइक में, नेचुरल गैस यूज की, तो जब इनको हम कंज्यूम करते हैं या बर्न करते हैं तो जो है हमारी बहुत सारी गैसेस जो है इमिट होती है, इनसे बहुत सारी गैसेस निकलती है। जैसे कोयला आपने जलाया तो CO2 निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे इनको यूज करते हो तो बहुत सारी गैसेस जो है अपने इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है। और इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा एमिशंस होगा गैसेज का, उतना ज़्यादा जो है अर्थ का एक बैलेंस बना है। देखो अर्थ जो है एक बैलेंस पे टिकी हुई है, ठीक। अब ये बैलेंस पे टिकी हुई है, अगर इसके बैलेंस के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, जैसे कि हमारे प्लेनेट का हीट का बैलेंस है, एक रेडिएशन बैलेंस है, एक जैसे ओजोन लेयर का बैलेंस है, तो जितना ज़्यादा हम एमिशंस करेंगे गैसेस का, तो हमारी ओजोन लेयर पहले जो है वीक होगी और फिर उसमें छेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस सिचुएशन को हम आज देख रहे हैं। और ये सिचुएशन बहुत साल पहले प्रोडिक्ट कर दी गई थी कि जिस हिसाब से आदमी जो है प्रदूषण कर रहा है, उससे जो है ओजोन लेयर का भी जो है धीरे धीरे नाश हो रहा है। सेम टाइप तो आपको, तो इस तरह से जो ये टेम्परेचर है, अर्थ का एक टेम्परेचर है जिस पे पेड़ पौधे इंसान सब टिके रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप गेहूं उगाते हो, गेहूं आप जो है सर्दी में लगाते हो, तो अगर उसको एक टेम्परेचर चाहिए, कहते हैं ना अगर धूप जितनी ज़्यादा पड़ेगी गेहूं उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसको एक लो टेम्परेचर चाहिए गेहूं को होने के लिए। मान लीजिए कि उसे 4 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। और अगर ऐसे ही जिस हिसाब से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जनवरी का जो मंथ है, जहाँ पे पहले जो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और वहाँ पे वो बढ़ के जो है 20 हो जाए, तो आपकी फसल जो है नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो फूड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा खाना है, फूड सप्लाई चेन है, वो सीधे रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? क्लाइमेट पे। अगर एग्रीकल्चर में टाइम पे बारिश हो जाए, टाइम पे सारी चीज़ें रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही डिफरेंस आता रहे, कई बार हम परेशान हो गए हैं कि देखो अब क्या फसल पक के खड़ी थी तभी बारिश हो गई, फिर किसान भी होते हैं हमारे, कहते हैं कि भाई हम तो, हमारी सारी मेहनत जो है पानी में चली गई। तो हम इंसान ने जो गलतियाँ की है डेवलपमेंट के नाम पे, जो हमने इन फॉसिल फ्यूल्स का इतना ज़्यादा यूज़ किया है, ओवर यूज़ किया है, या कह लीजिए अब्यूज़ किया है, तो इससे जो है क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। सेम बताया तो आपको।
और ये क्लाइमेट चेंज का मतलब आप बस ऐसा मत समझो कि क्लाइमेट चेंज का मतलब टेम्परेचर बढ़ना ही होता है, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसा क्लाइमेट पहले ना था। मान लीजिए कि राजस्थान में जो है कभी आज तक जो है बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन सडनली क्या हो कि वहाँ पे जो है ओले पड़ने स्टार्ट हो जाए, बहुत भारी और बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। कि ऐसा तो यहाँ पे यूजुअली वेदर होता ही नहीं है जैसा अब है। तो इस तरह से जो है आपका क्लाइमेट चेंज सीरियसली इम्पेक्ट करता है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। और एग्रीकल्चर से हमारे सारे जो फूड की नीड्स हैं वो हमारी पूरी होती है। तो इन्होंने भी लिखा हुआ है, इट विल लीड टू एन इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर, warmer climate in the next 50 years which would have disastrous consequences not only for the quality of life, clean environment of the people but also for economic development। कि अगर ये क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा कि सिर्फ हमारा क्लाइमेट बढ़ता जाए तो अगले 50 साल में जो उसका रिजल्ट होगा वो जो है बहुत ही भयानक होगा। क्लीन इन्वायरमेंट को हम नहीं देख पाएंगे और उसके अलावा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे अब चाइना में लगा लीजिए या आप दिल्ली में लगा लीजिए, यूजुअल डेज की बात करते हैं, कोरोना लॉकडाउन को भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो क्या था, नॉर्मल डेज में हम देखते थे कि दिल्ली में लोग वैसे भी मास्क लगा के चलते थे। किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। कहते थे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कि दिल्ली में अगर नॉर्मल बंदा चले तो थोड़े देर पैदल चले बिना मास्क के तो उसका चेहरा खराब हो जाता था, आंखों में जलन हो जाती थी और बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती थी। और ये अभी भी है, आपको दिल्ली में कम ही इंसान मिलेंगे जिसको कोई किसी टाइप की एलर्जी ना हो। मोस्ट ऑफ लोगों को दिल्ली जैसे बड़े शहर में जो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहते हैं किसी न किसी टाइप की एलर्जी तो है। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को स्किन एलर्जी है, किसी को कुछ एलर्जी है, ठीक है। तो इस टाइप की एलर्जी का रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल पे चला गया है। तो इससे लोगों की लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई है। अब मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ कोई भिवानी शहर, ठीक है, हमने जो है नेचुरल रिसोर्स की कॉस्ट पे हमने पेड़ पौधे काट लिए, मिनरल सारे यूज़ कर लिए, और तरह का कहीं कोई पेड़ नहीं है लेकिन बिल्डिंग अच्छी अच्छी, सड़कें अच्छी अच्छी है, हाईवे है, हर टाइप की फैसिलिटी है, ठीक है, लेकिन आपको इन्वायरमेंट को आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तब उसका रिजल्ट होगा क्या? उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके पास घर तो है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसे यूज कैसे करोगे? आप घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि घर से बाहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि आप जो है तुरंत बीमार पड़ जाते हो। तो आपको अब ये चूज करना है कि आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें आप खुल के सांस ले सको, खुल के दौड़ सको, खेल कूद सको, मतलब बाहर आप एंजॉय करो। या आपको वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए जिसमें आप घरों में कैदी बनने को मजबूर हो जाते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अभी भी जैसे हम डिसाइड, अभी भी हम इस चीज़ को फील कर ही रहे हैं कि 30-40 दिनों से घरों में हम जो है बंद है। और अब घरों में बंद रहने के धीरे धीरे जो है साइड इफेक्ट भी आने लगे हैं। घरों में झगड़े बढ़ने लगे हैं, टेंशन क्रिएट होने लगी है, और भी, और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान हो गया है। तो ये सब चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि सिर्फ हर टाइम हम घर पे नहीं रह सकते, जो मेन बात है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, हमें जो है दोनों चीज़ चाहिए। हमें जो है दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हमें जो है क्लीन इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है और हमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। तो इन दोनों को साथ चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें है।
तो इसलिए इन्होंने आगे कहा कि क्लाइमेट चेंज हैज देयरफॉर बिकम ए ग्लोबल इशू एंड नेगोशिएशन अमंग द कंट्रीज बोथ डेवलपिंग are going on to mitigate global warming through reduction in emission of greenhouse gases such as CO2 and thereby save the humanity। कि अब तो सब देश जो है मिलकर इसमें काम करने के लिए आगे आए हैं। बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, आपकी एमओयू साइन होती है, समिट होते हैं, जैसे आपका पेरिस सम्मेलन है, पेरिस समिट है। तो इस तरह के जो है आपके समिट वगैरह, इनका बस एक ही पर्पज है कि कैसे सब देश जो है मिलकर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए, उसको बचाने के लिए काम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी डेफिनेशन आ सकते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज रखना है। क्लाइमेट चेंज मीन्स चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज एट्रीब्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural claim and over comparable time periods। इसने कहा कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, कि क्लाइमेट चेंज का मतलब वो है कि जो आपके वातावरण में परिवर्तन आता है वो सीधे तौर पे या हमारे जो है दूसरे तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी से कनेक्टेड हो। कि ह्यूमन ने कुछ ऐसा काम किया जैसे कि पोल्यूशन करना, उससे जो है अगर क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो वो आपका क्लाइमेट चेंज कहलाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक जैसे एक एवरेज आप कह सकते हो कि एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज एटमोसफेयर है। इसका मतलब क्या है? एवरेज टेम्परेचर मतलब ये है कि अगर हम सब देशों का टेम्परेचर जोड़ ले और उसको फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो वो जो एक टेम्परेचर आएगा वो जो है आपका ग्लोबल टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर कहलाएगा। क्योंकि सब देशों में जो है टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। एवरेज टेम्परेचर बात करूँ इंडिया का, जैसे इंडिया में टेम्परेचर जो है मोस्ट ऑफ टाइम कभी 40, कभी 35, कभी 32, तो इस तरह से है। तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है एक एवरेज टेम्परेचर है। उसके बाद बात हुई है इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग एंड लैंड यूज changes have emitted and are continuing to emit greenhouse gases mainly CO2, methane and nitrous oxide into the atmosphere। कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट के रास्ते बढ़ रहे हैं तो हर तरह की जो डेंजरस गैसेज है वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। ग्रीन गैस हाउसेज में CO2 मिशन बहुत ज़्यादा है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो है हमारे वातावरण के अंदर घुल रही है। This increasing level of emission of greenhouse gases has caused a rise in the amount of heat from the sun trapped in the Earth's atmosphere, heat that would normally be radiated back into space। अब इन्होंने एक ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस बताई कि सूरज से जो है जो सारी हीट या जो रेज यहाँ पे आती है सब बेनिफिशियल नहीं है। कुछ रेज ऐसे है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो उन रेज को रोकने के लिए एक ओजोन गैस की जो है लेयर बनी हुई है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जैसे जैसे हम CO2 इमिशन ज़्यादा करते जा रहे हैं वो ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे उसको उसमें छेद होते जा रहे हैं। तो छेद होंगे तो सूरज की जो यूवी रेज है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो अदर्स रेज है, उन वो नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन के लिए जो है कैंसर पैदा कर देंगे। क्योंकि उन रेज से स्किन कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो जिस तरीके से हम ये मिशंस कर रहे हैं, अंधाधुंध यूज कर रहे हैं चीज़ों का, कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान लीजिए कि इंसान जो है अपनी कब्र खुद खोद रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा इसी की वजह से हो रहा है। तो आगे बात करते हैं इसमें। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन की तो सबसे बड़ी दिक्कत है ही है क्योंकि इसमें CO2 इमिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें आगे बात आई है वाई शुड इंडिया बी कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, कि इंडिया को क्यों फिक्र होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज की। तो इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इंडिया में क्या क्या असर पड़ेगा।
पहला तो जो है लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी एग्रीकल्चर जो है काफ़ी हद तक मानसून पे डिपेंड है, बारिश होने पे। जो टाइमली आपका रेन हो वो हो जाए तभी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई हो सकता है। उसके बाद रेज सी लेवल लीडिंग टू सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरिया, कि अगर समंदर का जो पानी का लेवल अगर वो बढ़ेगा, देखो वो कैसे बढ़ेगा, कि जैसे हमारी अंटार्कटिका है या जो हमारे पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे जो है बहुत सारी बर्फ है। लेकिन जैसे जैसे एक ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब वो बर्फ जो है ठीक ठाक थी कुछ साल पहले तक। लेकिन मान लीजिए पहले ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो मान लीजिए कि हमारा एवरेज था 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 5 से 6 हुआ, थोड़ी सी बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई, फिर 7 हुआ, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 पे पहुंच गया मान लो। तो क्या होगा, वो बर्फ और ज़्यादा स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जिससे जितनी स्पीड से वो बढ़ेगी या पिघलेगी, उतना ज़्यादा समंदर में वो पिघल पिघल के मिलती रहेगी, और सी का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीधी सी बात ये है, सी लेवल बढ़ेगा तो जो हमने ये सी कोस्टल है या जो बंदरगाह है या जो पहले से चीज़ें बनी हुई है, वहाँ पे सो है पानी पूरा चढ़ जाएगा और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं। तो जो हमारे बहुत सारी एजेंसीज है, तो उन्होंने एक सर्वे किया था, जैसे यूएन है हमारी और भी बहुत सारी एजेंसीज है, और उन्होंने एक रिजल्ट पे, वो स्टडी से एक रिजल्ट पे पहुंचे कि मान लीजिए ग्लोबल टेम्परेचर जो है इस टाइम पे हमने जो है 5 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अगर 5 डिग्री सेल्सियस मान लिया और 1 डिग्री बढ़ जाए टेम्परेचर, 6 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा? तो उससे ये होगा 6 डिग्री होते ही जो छोटे मोटे जो हमारे कीट पतंगे हैं, ये जो है खत्म होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव। फिर मान लो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 6 से 7 हो गया, तब क्या होगा? तो उसमें अब जो हमारे बड़े हैं, ये जैसे तितली है या और लगा लीजिए थोड़े बर्ड कैटेगरी में जो आ गए हैं, ये जो है कहीं ना कहीं खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। 8 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? 8 डिग्री सेल्सियस में जो हमारे पौधे हैं, जो हमारी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो जो है खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर 4 डिग्री बढ़ जाए, 9 डिग्री, तो 9 डिग्री में जो हमारे जो दूसरे एनिमल्स हैं, इसमें एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ये जो है सारे ही खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 डिग्री और बढ़ जाए तो मतलब 5 डिग्री का इंक्रीमेंट हो तो इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक बात हमें जो है समझने की ज़रूरत है। तो अगर आज के टाइम में इंसान को ये घमंड हो गया कि डेवलपमेंट पे मैं चल पड़ा हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ इस दुनिया में रहूँगा और कोई नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर दूसरे जीव नहीं रहते दुनिया में, तो इंसान भी नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है नेचर पे। ठीक है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो फूड कहाँ से आएगा? तो इंसान खत्म। और जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर इस दुनिया से मधुमक्खियाँ खत्म हो जाए, तो उसके 4 साल बाद जो है इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात सोच समझ के कही थी, क्योंकि जो है हमारी फूड चेन जो है हम उससे जुड़े हुए हैं। अगर फूड चेन नहीं होगी तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? तो समंदर का जो पानी है वो बढ़ेगा। उसके बाद विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज साइक्लोन, हरिकेन्स, फ्लड। उसके बाद क्या होगा, जो आपके तूफान है, आंधी है, चक्रवात है, बाढ़ है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, ये जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। ये जो इश्यूज है, ये जो है लॉन्ग टर्म है। नेगोशिएशन एट द global level are taking place to reduce global warming. India must play an active role in negotiations so that agreement about the extent of global level reduction in emission of greenhouse gases is reached, and just and fair distribution of individual country contribution to it. Since the developed countries have made substantial contribution to the concentration of CO2 and other greenhouse gases, they have to accept greater responsibility in reducing gas of these gases in future.
Besides, they have give financial and technical support to the developed country for reduction of emissions of greenhouse gases. कि देखो ये ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है कि जो कंपनीज हैं ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन कर रही हैं उनको जो है हाँ सपोर्ट भी मिल रहा है, मोनेटरी इंसेंटिव मिल रहा है, उनको सब्सिडी भी दी जा रही है, उनको प्रमोशन भी दिया जा रहा है। तो देखो वो इंटेंशन पे हमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि देखो सब चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, सब चाहते हैं पोल्यूशन को, कोई ज़्यादा करके खुश नहीं है, लेकिन पोल्यूशन को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि पोल्यूशन जो जरूरी रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो पोल्यूशन होगा, नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। तो इसलिए हम जो है पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, सिर्फ उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगेन मैंने बात कही है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या क्या होंगे। तो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा वो तो अब मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर पे ही होगा। रिस्क ऑफ लोअर एग्रीकल्चर ग्रोथ, कि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कम होता जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। राइज इन सी लेवल, इसकी हमने बात की कि समुद्र का पानी बढ़ेगा। रिस्क ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, इसकी हमने बात की। फिर क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो है हमारे, ऑलमोस्ट सभी बिजनेस ऐसे हैं जो नेचर से ही जुड़े हुए हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर सराउंडिंग ठीक नहीं है, तूफान है, बाढ़ है, तो वो बिजनेस कैसे रन होंगे। कोई इंडस्ट्री है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती जा रही है तो इंडस्ट्रीज काम करेगी कैसे, ना तो कच्चा माल आ पाएगा ना अपना माल बेच पाएंगे। तो बिना नेचर के आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो नेचर के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो उसकी बात है कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है कि हम कैसे जो है क्लाइमेट चेंज को बचा सकते हैं। तो इन्होंने कहा है प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी। एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी की बात मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी आपसे की थी एनर्जी इकोनॉमिक्स में, कि हमें जो है ऊर्जा के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना है। अगर ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की फिलहाल तो उसे हमें बंद कर देना है, और उसके बाद जो है हमें एफिशिएंट अप्लायंसेज जैसे 5 स्टार फ्रिज है, 5 स्टार एसीज है, तो जितने ज़्यादा स्टार होते हैं उतने ज़्यादा वो जो है एनर्जी सेविंग होता है। तो जैसे आप देख सकते हो एनर्जी एफिशिएंसी में काफ़ी आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। आज से कुछ साल पहले जो था, जो बल्ब आता था लाइट बल्ब, वो आता था येलो कलर का, मतलब उसमें येलो लाइट निकलती थी, लेकिन उसका जो बिजली का कंजप्शन था भाई, वो इतना ज़्यादा था 100 वाट का, 100 वाट का, मतलब बहुत ज़्यादा बिजली वो कंज्यूम करता था। तब साइंटिस्ट ने सोचा नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, बिजली ज़्यादा यूज होती है तो आपका कोयला भी ज़्यादा यूज होगा, कोयला ज़्यादा यूज होगा तो आपका इन्वायरमेंट भी उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तब साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया, रिसर्च की, और उसके बाद जो है उन्होंने आपका एलसीडी बल्ब, आप जैसे कह सकते हो, आप कह सकते हो सीएफएल लेके आए, वो सीएफएल ट्यूब कह सकते हो आप, वो लेके आए। उसकी खासियत क्या थी कि वो जो है 20-22 वोल्ट में उतनी ही लाइट देती थी जितना कि आपका 100 वोल्ट का बल्ब देता था। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, लोगों ने स्विच किया सीएफएल पे। फिर जो है हमें गांव का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ शहरों में हर जगह पे हमें सीएफएल ट्यूब बल्ब दिखने स्टार्ट हो गए, जो कि 20-22 वोल्ट में चलते थे। मतलब यहाँ पे हमने 80% एनर्जी की सेविंग की। फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा और दिमाग लगाया, फिर सर्च किया कि क्या हम इसे और कम कर सकते हैं। यस, उन्होंने कम किया, और फिर उन्होंने क्या किया, 8 वाट की एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूब उन्होंने इजाद की, और अब सिर्फ 8 वोल्ट की एलईडी बल्ब में उतनी ही रोशनी है जितने की 100 वाट के बल्ब में होती थी। और ये लास्ट स्टेप नहीं है, आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में हो सकता है कि आपके 2 वाट की बल्ब में आपका 100 वोल्ट जितना लाइट हो। तो साइंस भी जो है अपने तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही है कि कैसे हम जो है एनर्जी का जो यूजेज है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं।
ये एनर्जी सोर्स का हो गया आपका प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, इसमें हर देश काम कर रहा है। रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, अफोरेस्टेशन एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट, फ्यूल सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। फ्यूल सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी तो यही है कि आप जो है बैटरीज वाले व्हीकल यूज करो, पेट्रोल वाली गाड़ी है, डीजल वाली गाड़ी आप यूज मत करो। और धीरे धीरे नंबर बढ़ ही रहा है। आप देखो सोलर व्हीकल का कह लीजिए या आप कह लीजिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो धीरे धीरे ग्रो तो कर ही रहे हैं। अब आपको लगभग दिख ही जाती है रोज कोई ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक। तो ये आपका टॉपिक था, ये आपका यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो हम बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा ये टॉपिक है इन्वायरमेंट पॉलिसीज फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पॉलिसी के जो आपके मार्केट मैकेनिज्म है वो कैसे डिसाइड होते हैं, या इंडिया ने, सिंपल शब्दों में बताएं आपको, इंडिया ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन से पॉलिसी बनाई है, कौन सा फ्रेमवर्क तैयार किया है, कौन सा ड्राफ्ट तैयार किया है, तो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि संविधान में भी इसकी बात हुई है इन्वायरमेंट को बचाने की। आर्टिकल 51A, जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 51A, उसमें एक बात लिखी है, इट itself the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, to have compassion for living other animals or creatures। तो संविधान में भी ये अनुच्छेद था हमारा कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो है जो कुछ कर सकता है करे। इसमें इन्वायरमेंट में सब कुछ शामिल आ गया, हो गया। आपके जंगल हो गए, आपके झरने, नदियाँ, और आपके जो जंगली जीव जंतु है उनकी लाइफ है, ये सब जो है आ गया इसके अंदर। तो जब संविधान में ये बात हो चली है तो आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है शुरू से ही काफ़ी इसके बारे में सीरियस रही है। इंडिया इज वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक बोर्ड है हमारा जो जिसे हम CBD बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ट्रीटी। Prior to CBT, India had different laws to govern the environment. The Indian Wildlife Protection Act 1972 protect the biodiversity। जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो क्या था, जो हमारे बहुत सारे जीव जंतु ऐसे थे जो अब जो है लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पे थे, इसको हम बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं। अब देखो टाइगर को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है, हर साल बजट लेके आती है। तो इतना सारा पैसा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज की वजह से ही वो जीव जंतु जो है धीरे धीरे लुप्त होने लगे। और अभी आप बहुत सारी चीजें जो अब नहीं देख सकते हो, पहले आप बचपन में देख सकते थे। कई टाइप की चिड़िया होती थी, हर टाइप के, मतलब जो चीज़ें पहले नॉर्मल दिखती थी अब नहीं दिखती। अब जैसे मान लीजिए अभी आप मोर देख रहे हो, पीकॉक, क्या हो सकता है, क्या पता हमारी अगली जनरेशन उसे देख पाए नहीं देख पाए, अगर ये ऐसे ही चलता रहा। तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस है। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो है बर्ड्स हैं वो अब जो है दिखना काफ़ी कम हो गया है। उसके लिए लिखा है, इट वॉज अमेंडेड लेटर मल्टीपल टाइम्स द 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी had conservation as its fundamental principle. In addition to these acts, the government passed the Environment Protection Act 86, Foreign Trade Development and Regulation Act 92। तो गवर्नमेंट ने देखो टाइम टाइम पे बहुत सारे कानून जो है पास किए हैं। उसमें जैसे आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था 1988 में, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में, फॉरेन ट्रेड एक्ट था आपका 1992 में। तो ये जो लॉ थे, ये जो थे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के थे। Since about the late 90s, the Supreme Court of India has been proactively engaged in India's environmental issue. In most countries, it is the executive and the legislative branch of the government that plan, implement, and address environmental issue.
The Indian experience is different. The Supreme Court of India has been engaged in interpreting and introducing new changes in the environmental jurisprudence directly. The court has laid down new principles to protect the environmental, reinterpret environmental law, created new institutions and structure, and conferred additional powers on the existing ones through a series of direction and judgments. कि इंडिया में जो है अगर किसी ने इसका बीड़ा उठाया एनवायरनमेंट को बचाने का तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को आपको पता ही है कि करप्ट भी बहुत ज़्यादा है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर देशों में ये होता है कि इन्वायरमेंट को बचाने का उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने का काम किसी एक डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। अब इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में लोगों ने सरकार ने सोचा कि नहीं नहीं, अगर हमने किसी मिनिस्ट्री को ये काम दे दिया तो मिनिस्ट्री में कोई करप्ट बंदा है तो हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए कोई बजट ना मिले, कोई ग्रांट पास ना करे, वो खुद खाना चाहे पैसे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ही सीधा उन्होंने क्या किया, उनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास था। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप इनके रिगार्डिंग लॉज हैं, पॉलिसीज फॉर्मेशन है, जो भी हो सकता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आप करो। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। The court's direction on environmental issues goes beyond the general question of law, as is usually expected from the highest court of democratic country. The Supreme Court of India in its order includes executive action and technical details. तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही हार्श जो है हमारे फैसले लेता है, डिसीजन लेता है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का। तो ये कुछ पिक्स थी। तब बात आती है एक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट में, द इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू स्टॉप ग्रीन पीस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन 2015। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006 इज ए रिस्पॉन्स टू इंडिया। जो इसका पोल्यूशन के रोकने के लिए एक पॉलिसी आई थी, तो हमारी ये नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी थी जो 2006 की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉलिसी में बहुत सारी जो है गवर्नमेंट ने कमिटमेंट ली थी और जो है बहुत सारी इसमें बातें की थी कि कैसे जो है हम इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस पॉलिसीज़ के बहुत सारे सेगमेंट हैं, ये बहुत डिटेल की पॉलिसी है। तो इसमें कुछ आर्टिकल है, कुछ पार्ट है। आर्टिकल 21 में एक बात हुई थी, इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थी इन्वायरमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट अलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि जो आपका सेफ इन्वायरमेंट की जो जिम्मेवारी है वो अकेले सरकार की नहीं है कि यहाँ बस ये को कि नहीं नहीं सरकार का काम है पोल्यूशन रोकना, मुझे तो अपने फैक्ट्री चलानी है, मुझे तो अपना प्रोडक्शन करना है, मुझे तो अपनी गाड़ी लेके जानी है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, गवर्नमेंट टैक्स किस बात का लेती है। तो बहुत सारे इंडियंस के, हम इंडियंस के माइंड में यही थॉट रहता है कि भाई मैं ये क्यों करूँ, गवर्नमेंट ने मेरे से टैक्स लिया है तो वो रोके। अब ये कहीं ना कहीं थिंकिंग जो है हमें काफ़ी पीछे धकेल रही है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर आ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं इस नेगेटिव थिंकिंग से बचना होगा और जो है हमें ये देखना होगा कि भाई जो हमारी सरकार है उसको हमारी ज़रूरत है इन्वायरमेंट को बचाने में। इट्स पीपल एंड द गवर्नमेंट, कि यहाँ पे लोग और सरकार दोनों को मिलके काम करना होगा। It is the responsibility of every citizen, and the spirit of partnership is to be realized through the environment management of the country. Here is the summary of the National Environment Policy. अगले पेज पे है key environment challenge. The key environment challenge that India faces are related to the nexus of environmental degradation with poverty in its many dimensions and economic growth. Challenge are internationally connected with the state of environmental resources such as land, water, air and the flora and fauna. तो यहाँ पे एक बात हुई है नेक्सस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे आपका मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि गंगा किनारे एक जो है फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसने क्या किया, प्रोड्यूसर ने अपनी कॉस्ट बचाने के लिए
जो वेस्ट पैदा हुआ इंडस्ट्री से उसे जो है नदी में बहा दिया। क्योंकि अगर वो कहीं और वेस्ट डलवाएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे, एंड इट मीन्स कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन, फॉर द सेक ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन, वो क्या करेगा, अपना सारा पोल्यूटेंट्स जो है, सारा वेस्टेज जो है नदी में बहा देगा। तो नदी में बहाया, ये मैं एक्सेस ऑफ डिग्रेडेशन की बात कर रहा हूँ। तो नुकसान कैसे होगा, जो नदी में रहने वाले हैं क्रिएचर्स, पहले तो उनकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, या वो डैमेज हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। और कई बार बीमारी जो है एक से दूसरे में फैल भी जल्दी जाती है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो डैमेज बढ़ गया। दूसरी बात, इंसान जैसे गंगा में नहाते भी है, पानी पीते हैं उस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में जाएगा और वो पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट्स है उसको भी बीमार कर देगा। तो इस तरीके से एक नेक्सस सा बना हुआ है कि चीजें जो आपस में जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो इन चीजों को तोड़ने के लिए जो है गवर्नमेंट को आगे आके पॉलिसीज बनानी पड़ी, और इसके लिए बहुत सारे रूल एंड लॉ जो है पास किए, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर बात आती है ड्राइवर ऑफ डिग्रेडेशन, कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन किन किन फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जी, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमारे लिए एक मुसीबत बन चुका है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, रिसोर्सेज की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। रिसोर्सेज डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, उसको पूरा करने के लिए जंगल और काटे जाएंगे, कोयला और ज़मीन से निकाला जाएगा, पानी का वेस्टेज होगा, हर तरह की एनर्जी जो है उसका यूज बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ ही सबसे बड़ा फैक्टर है इन्वायरमेंटल को डिग्रेड करने में। उसके बाद आपका आ गया इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कंजप्शन, चॉइस, poverty, leading to changes in relationship between people and ecosystem, and development activities such as intensive agriculture, polluting industry, unplanned urbanization. Other driver of degradation are the lack of clarity or enforcement of right of access and use of natural resources. तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद दूसरा है इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में बात की थी, कैसे हमने इंजन वाले ट्यूबवेल से सबमर्सिबल पाइप्स तक हमने धीरे धीरे स्विच किया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम जो है इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। कि जैसे आपका डीजल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा पोल्यूशन करती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को स्विच करने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि जो रिलेशनशिप है लोगों का और इकोसिस्टम का, उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हमें है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया धान की खेती का, कि धान की खेती जितनी ज़्यादा होगी तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्पीड से होगा। तो इस चीज़ से कैसे बचे, इस चीज़ से हम कैसे जो है बच सकते हैं। तो हमारे जैसे खट्टर साहब ने की बात मैंने कही थी कल, कि जो है हमें धान को छोड़ के कोई और क्रॉप उगानी चाहिए। बहुत सारे अल्टरनेटिव है, हॉर्टिकल्चर है आपका, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कि आप उनके लिए जो है उनके लिए आप स्विच कर सकते हो। उसके बाद आपका पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, लगभग सारी इंडस्ट्री पोल्यूशन क्रिएट करती है। उसके बाद आपका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, कि शहर जो है ठीक से नहीं बना। तो ये सारे जो हैं चीज़ें, ये क्या कहलाते हैं, ड्राइवर्स ऑफ डिग्रेडेशन। इनकी वजह से जो है इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, पूर इन्वायरमेंट क्वालिटी हैज एडवर्स इफेक्टली human health. Environmental factors are estimated as being responsible in some cases for nearly 20% of the burden of disease in India। कि इंडिया में जितने 20% बीमारियां हैं लोगों को, वो अब तो ये नंबर बढ़ गया, इनफैक्ट ये 25% हो गया है। तो 25% जो बीमारियां हैं वो किससे आती है, पुअर इन्वायरमेंट क्वालिटी, या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कह लीजिए, पोल्यूशन कह लीजिए। इसकी वजह से इंडिया में 25% इंसान जो है बीमारी को फेस करते हैं। उनकी जो 25% डिजीज है, वो कैसी डिजीज है, पोल्यूशन बेस्ड डिजीज है।
तो इन्होंने आगे भी लिखा है, ए नंबर ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ फैक्टर्स आर क्लोजली लिंक विद डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, मोल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन एनर्जी और वाटर। उसके बाद गरीबी की दिक्कत भी यही है कि जो गरीब इंसान है, जो बच्चे हैं, वो कुपोषण का शिकार होते हैं। उनको जो साफ एनर्जी नहीं मिलती। क्लीन एनर्जी का मतलब जैसे हमारा ये है एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है या और है, इनके छोड़ के वो क्या करते हैं, उपले यूज करते हैं, जंगल की लकड़ियाँ यूज करते हैं, तो वो क्लीन एनर्जी नहीं होगी। उसके बाद आपका वाटर है, पानी, वो भी कई बार साफ नहीं मिलता उनको। इंटरवेंशन सच एज रिड्यूसिंग इंडोर एयर पोल्यूशन, प्रोटेक्टिंग सोर्स ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम कंटेमिनेशन, इम्प्रूव सैनिटाइज फैसिलिटी। देखो ये मिडिल क्लास और हाई क्लास तो ये चीज़ें जो है अफोर्ड कर सकती है। आपने जो है आरओ ले लिया, एयर प्योरीफायर ले लिया, लेकिन गरीबों के लिए तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है इससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। And better public health governance offer tremendous opportunity in reducing the incidence of a number of critical health problem। उसके बाद बात आती है कि इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि इनके गोल क्या क्या था। तो पहला जो गोल था वो था आपका कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज। सेकंड था आपका इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर। थर्ड आपका इंटर जनरेशनल इक्विटी, और फोर्थ आपका जो था integration of environmental concern in economic and social development। नेक्स्ट था efficiency in environmental resources use। सिक्स आपका environmental governance। सेवन आपका enhancement of resources for environmental conservation। तो ये सारे जो थे आपके ऑब्जेक्टिव थे इस पॉलिसी के। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट पॉलिसी, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल ध्यान से आपको इसको करना है। और ये 16 मार्क्स के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इजी है और बहुत ही इसको आपको डिटेल में एनालाइज करना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अब हम जो है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद हमारा ये सिलेबस कंप्लीट है। वो क्या आपका इको टैक्सेज एंड अदर फिजिकल मेजर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्समेंट उठाए हैं, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज बनाई है, क्या क्या उन्होंने टूल यूज किए हैं कि जिससे आपका पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए। तो उन्होंने लिखा है एन इको टैक्स, short for ecological taxation, is a tax levied on activities which are considered to be harmful to the environment and is intended to promote environmentally friendly activity by economic incentive। कि आपका इको टैक्स क्या है। इको टैक्स वो है कि जिससे कि आपका पोल्यूशन कम हो जाए, पहली बात। और दूसरा क्या है, इको टैक्स जो है आपका इको फ्रेंडली होता है। मान लीजिए कि मैंने किसी प्रोड्यूसर पे कोई प्रोडक्शन करता है किसी चीज़ का, और उसका जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि उसका पोल्यूशन जो है कम हो। तब हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि आप फैक्ट्री बंद करके चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, ये तो देखो होने से रहा। तो मैं उसको ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप अपना प्रोडक्शन करोगे या जितना ज़्यादा आप पोल्यूशन करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे। मान लीजिए कि उसने जो है पहले 1000 यूनिट प्रोड्यूस की, तो वो 100 रुपये टैक्स दे रहा था। फिर उसने 2000 की तो मैं उससे 300 लूँगा। फिर उसने 5000 यूनिट की तो मैं उससे 7000 लूँगा। तो ऐसे जो है इको टैक्सेस जो है आपका एक तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है उस तरह से ये टैक्स भी बढ़ता ही जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिससे कि आपका पोल्यूशन पे चेक लग सके। फिर बात हुई है सच ए पॉलिसी कैन or the need of regulatory complement or avert the need for regulatory command and control approach। Often an eco-tax policy proposal may attempt to maintain overall tax revenue by proportionally reducing other tax on human labor and renewable resources। Such proposal known as green tax। कई बार ये भी होता है कि जो है गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन है, जो ग्रांट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टैक्स जो है अलग तरीके से लोगों से लेती है ताकि वो पोल्यूशन ना करे,
मतलब वो टैक्स जो है एक फंड में यूज होता है, और वो इन फंड होता है आपका इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। तो गवर्नमेंट कई बार लोगों से भी अपील करते हैं कि आप जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसको बचाने के लिए। इको टैक्सेस एड्रेस द फेलियर ऑफ फ्री मार्केट्स टू कंसिडर environmental impacts controlling pollution. The policy statement for abatement of pollution was adopted in 1992. It provides instruments such as laws and regulation and fiscal incentive to prevent, control, and reduce pollution of water, land, and air. Emphasis is being laid on the promotion of clean energy and low waste technology, minimization, reuse, and recycling of waste, improvement of water quality, environmental audit, natural resource accounting, and institutional and human resource development. तो ये कुछ तरीके बताए थे 1992 की पॉलिसी में कि कौन कौन से ऐसे चेक थे जो हम लगा सकते थे। तो पहले ने लिखा है प्रमोशन ऑफ क्लीन एंड लो वेस्ट टेक्नोलॉजी, कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जिसमें कोई वेस्ट ही ना हो। सीधी सी बात ये है, कोई उसमें कचरा ना पैदा हो। तो मिनिमम या जीरो वेस्टेज की जो टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, उस तरह की गवर्नमेंट लाना चाहती है हर सेक्टर में। फिर है मिनिमाइजेशन, रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वेस्ट, कि ये जो आप आजकल देखते हो घरों में, सूखा कचरा इस बॉक्स में डालना है, गीला कचरा इस बॉक्स में डालना है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? रिसाइकलिंग के लिए। आपको सही बताया था, रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है आने वाले टाइम में। लेकिन रिसाइकलिंग में पैसा भी काफ़ी लगता है। अगर आप ये कहो कि सर जैसे पानी कम होता जा रहा है इन्वायरमेंट में, हमारे पानी की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, तो क्यों ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दे। लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो रिसाइकलिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि रिसाइकलिंग करे तो करे कैसे। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है किसकी वजह से, कि जो हमारा वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया चाहिए, फिर उसको आप ऑपरेशन के लिए आपको मशीन चाहिए, क्रेन चाहिए, लेबर चाहिए, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ता है रिसाइकलिंग का। फिर है इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी, कि जो पानी का जो क्वालिटी है, अब जैसे आरओ की हम बात कर रहे हैं कि आरओ घर में लगाओ, इसे यूज़ करो। अब आरओ देखो आगे बढ़ नहीं पाई है इंडिया में, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो सारे जोन इंडिया के रेड जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन ऐसे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये कोरोना वाले जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके जो जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट इसको जो असाइन करता है, कि मान लीजिए किसी राज्य में या किसी जिले में जो ग्राउंड वाटर है, जो वाटर टेबल है, वो जो मान लीजिए 100 फीट पे है, या 100 फीट से कम पे 80 फीट पे है, तो वो एरिया आ गया आपका ग्रीन जोन में, कि वहाँ पे पानी का स्तर ठीक है। और फिर वो चेक करेंगे पानी की क्वालिटी, कि पानी की क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए ना। तो पानी की क्वालिटी में अगर आर्सेनिक, लेड, मरकरी ये सब नहीं है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, खराब चीज़ नहीं है, तो वो है आपका ग्रीन जोन। उसके बाद सेकेंड आता है आपका ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या बात होती है कि अगर आपका पानी 150 फीट तक है वाटर टेबल, और उसके बाद उसमें कुछ जो है नुकसानदायक तत्व है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, आर्सेनिक लगा लीजिए या लेड लगा लीजिए, वो उसमें पाए जाते हैं, तो उसको जो है जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट जो है कर दिया किसमें घोषित, ऑरेंज जोन में। फिर जो है अगर 150 से ज़्यादा है, 200, 250, 300 पे पानी है, और पानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स है, बहुत ज़्यादा हर टाइप का, जैसे कि ये रेड जोन जो है, उसे जो है रेड जोन को घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा में कोई नहीं है रेड जोन, लेकिन पंजाब में बहुत सारे रेड जोन हैं, जहाँ पानी भी बहुत नीचे चला गया है और पानी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गई है। तो धीरे धीरे रेड जोन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कुछ एरिया को रेड जोन अभी घोषित किया है गवर्नमेंट ने। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं, तो हम पानी पियेंगे कैसे? तो अब हमारे दिमाग में बिठा रखा है कि आरओ यूज करो, आरओ से मिनरल्स वाटर मिलेगा, ये मिलेगा। अब क्या पता ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये से बचा सकता है आरओ, कुछ हद तक बता सकता है। तो इसका नंबर जो है कि सेल आगे बढ़ने पे इन फ्यूचर में।
तो इन्होंने आगे बात की है नेचर इन्वायरमेंटल ऑडिट की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वायरमेंटल ऑडिट है, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग है, institutional human resource development है। The main idea is to reduce the polluted at source rather than adopt to end of the pipe treatment. The thrust has therefore been toward consider process change which involve better energy and water conservation. तो इसमें वही है सारी चीज़ें कि कैसे कैसे हम जो है इको टैक्सेस ज़्यादा लगा सकते हैं और कैसे उसको हम जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस की ये सारी बात हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। और उसके बाद इसमें बहुत सारे जो है सेंटर की बात हुई है। इन्होंने लिखा है एरियाज इन द कंट्री विच नीड स्पेशल अटेंशन फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, कि ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है, उन पे गवर्नमेंट का स्पेशल अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका वापी गुजरात, सिंगरौली यूपी, कोरबा रतिम नगाड़ा मध्य प्रदेश, डिगबोई आसाम, तलचर उड़ीसा, भद्रावती कर्नाटक, हावड़ा वेस्ट बंगाल, धनबाद झारखंड, पाली एंड जोधपुर राजस्थान, मनाली एंड नॉर्थ अर्किटेक्ट तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जयपुर महाराष्ट्र। तो ये ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी है, नजफगढ़ आपका दिल्ली, ठीक है, उसका गोविंदपुर आपका पंजाब, उद्योग मंडल केरला, परवाणु एंड कलम हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो है पानी बहुत ज़्यादा या हर तरह के कह सकते हैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है और गवर्नमेंट को यहाँ पे सीरियसली अटेंशन की ज़रूरत है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने कहा है द फोर एयर क्वालिटी कैटेगरीज की जो एयर क्वालिटी है उनको इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इन्होंने लिखा हुआ है क्रिटिकल पोल्यूशन सी व्हेन EF इज मोर देन 1.5। तो पहली कैटेगरी आपकी सी है क्रिटिकल पोल्यूशन। सेकंड आपका हाई पोल्यूशन H व्हेन द EF इज बिटवीन 1.50 to 1.5, जहाँ पे आपका ये है। फिर आपका मॉडरेट पोल्यूशन M विद द EF बिटवीन 0.5 to 1.0। फिर आपका लो पोल्यूशन वेयर द EF इज लेस देन 0.5। तो ये इस तरह से इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। बेस्ड अपॉन द इंडिकेटर स्टेटेड अबव, a quarterly report is compiled by CPCB in some of the major cities. Vehicle pollution and its control. A sign of development seems to be the increasing number of vehicles on Indian roads. Vehicle emissions are major pollutants of impairment of air quality। कि जैसे जैसे ये डिपार्टमेंट है, कह लीजिए जो हमारा व्हीकल पोल्यूशन एंड कंट्रोल को देखता है, इन्होंने ये कहा है कि अब जो है जो आपके व्हीकल्स है वो बढ़ने पे ही है। और ये व्हीकल ऐसे नहीं बढ़ रहे, ये व्हीकल ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे 2001 में व्हीकल थे आपके 100, तो 2002 में होने चाहिए 200, लेकिन ये 200 न हुए, ये हुए आपके 500। 2002 से 2005 तक आते आते 10,000, उसके बाद फिर उसके बाद 20,000, फिर उसके बाद 30, 40, 50, 90, मतलब सेम प्रोपोर्शन नहीं है। ऐसे ऐसे ये नंबर जो है बढ़ रहे हैं। और व्हीकल से जो गैसेज निकलती है ये एयर क्वालिटी पोल्यूटेंट्स में सबसे बड़ी है, सबसे मेजर पोल्यूटेंट यही है। पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स प्रोड्यूस CO2, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो हम पेट्रोल ड्रिवन गाड़ियां जो हम चलाते हैं इनमें जो है ये गैसेज निकलती है। CO है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है CO आपकी, क्योंकि CO2 तो घुल भी जाती है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो CO2, लेकिन CO नहीं घुलती। हाइड्रोकार्बन बहुत डेंजरस है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। व्हीकल ड्रिवन ऑन डीजल प्रोड्यूस मैक्सिमम सल्फर डाइऑक्साइड फॉलो बाय द other pollutants produced by petrol driven vehicles. These emissions are responsible for the high incidence of a number of diseases and genetic disorder. For example, respirable suspended particulate matter RCPM causes respiratory infections such as cough and throat irritation and increase the possibility of lung cancer। तो ये बहुत सारे गैसेज की वजह से जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें बीमारियां देखने को मिलती है।
और अभी आप देख रहे हो कि पहले BS4 इंजन था, अब BS6 आया है, भारत स्टैंडर्ड 6। अब उसकी गाड़ियाँ जो है आ रही है मार्केट में। तो BS6 का मतलब यही होगा कि जो BS6 गाड़ी में पेट्रोल डलेगा वो जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड होगा, मतलब वो इतना ज़्यादा जो उसमें इंजन होगा BS6 का वो जो है इको फ्रेंडली उसको करने की कोशिश की गई है। उससे जो है इमिशन काफ़ी कम होगा, तो उसमें ये बात की गई है। नॉइज पोल्यूशन की बात करें तो नॉइज पोल्यूशन के लिए भी हमने गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेथड अपनाए हैं, जैसे लाउड स्पीकर आपको कब यूज़ करना है कब नहीं करना, डीजे आपको कब बजाना है कब नहीं बजाना। बहुत सारे गांव ने ये डिसीजन लिया है। तो अब तो जो आपके जनरेटर है जो पहले बहुत ज़्यादा शोर करते थे, अब वो बिल्कुल साइलेंट जनरेटर आ चुके हैं मार्केट में। ठीक है। तो इस तरह के कुछ चेक लगाए गए हैं, कुछ फाइन भी लगाए गए हैं कि कोई अगर नॉइज पोल्यूशन करता है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए फाइन है, 6 महीने की जेल है, 20,000 का फाइन है। तो ऐसे ऐसे ये मेथड जो है लिए गए हैं कि जिससे आपका नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए। ये एक तरह से ये भी इको टैक्स ही है आपका। तो ये पॉलिसी वाइज प्लान वाइज भी मेथड डिस्कस हुए थे कि भाई इसमें हमें जो है क्या क्या करना चाहिए। तो उसके बाद नदियों को बचाने के लिए भी एक प्लान बना था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP। इसमें भी जो है जैसे इसमें पहले तो जो है गंगा को बचाने का काम लिया गया था, ये गंगा नदी का पानी कैसे बचाया जा सके। तो उसके लिए ये था भाई आपको कैसे इनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। ये गंगा एक्शन प्लान की यहाँ पे बात हुई है, GAP। अब ये नहीं पता इसमें कितना इम्प्रूव किया है हमने, कितना अचीव किया है, क्योंकि अब तक कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है कि भाई गंगा का पानी इतना साफ हुआ है। लेकिन ये जो हमारा कोरोना लॉकडाउन हुआ इससे जरूर साफ हुआ है। कुछ पिक आई हुई थी हरिद्वार से, या कह लीजिए गंगा की जो पौड़ी है वहां पे अब जो गंगा पानी है बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। तो अल्टीमेटली देखो देखो नेचर तो हील हुई है कहीं ना कहीं। गंगा का पानी, यमुना का पानी कहीं ना कहीं इम्प्रूव तो लग ही रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम में पूरी तरह से चेक लग चुका है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे या औरों पे। तो अपने आप ही नेचर को टाइम मिल गया है खुद को संभलने का। तो इस सब्जेक्ट के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, जब एग्ज़ाम आपके आ जाएंगे। तो इस सिलेबस का भी आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। हम जो है इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा ये इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा रहता है लेबर इकोनॉमिक्स की 3 यूनिट, वो जो हमें जो है जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश करना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अभी तो मैंने अभी आपको असाइनमेंट्स दिए हुए हैं जो कि 10 नंबर का है, क्योंकि लेबर इकोनॉमिक्स का हमारा हो नहीं पाया था टेस्ट। तो ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि ये 10 नंबर का है। तो जितना हो सके उसे खुद करो आप PPT को, और जितना हो सके उसे एक्सप्रेसिव बनाओ, और ये लगना चाहिए कि ये काम आपने किया हुआ है, ये काम आपको डेडिकेट हो। तो आज यहाँ पे हमने जो है ये डिस्कस कर लिया है कि कैसे जो है हम इको टैक्सेस को हमने डिस्कस किया। उसके बाद इन्वायरमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को हमने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट पॉलिसी कैसे बनी, क्या क्या उसके पार्ट है। उसके बाद हमने जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया कि कैसे कैसे जो है हम क्लाइमेट को बचा सकते हैं। तो आपकी अब इंटरनल ही रेडी करनी है कुछ दिनों में, तो इंटरनल के मार्क्स आपको शो कर दिए जाएंगे, जो जो शोएबल होंगे वो आपको शो कर दिए जाएंगे। तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको मार्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
तो ठीक है स्टूडेंट, फिर थैंक यू सो मच। ये आप ध्यान से पढ़ना, सारा सब्जेक्ट मैटर बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।